नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RGS में। रोज़ की तरह आज भी हम हाजिर हैं आप सभी के सम्मुख डेली करंट अफेयर्स के प्रोग्राम में MCQ विथ डिफिनीशन में। आप सभी लोगों का इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए अब डेली करंट अफेयर के प्रोग्राम की सीरीज़ में हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और आज के महत्वपूर्ण खबरों को देखते हैं और उस पर क्या MCQ बन सकता है आगामी परीक्षा के संदर्भ में, वो देखते हैं, उसके बारे में देखते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है SDX-01 चेजर और SDX-02 टारगेट क्या है। तो नासा द्वारा प्रक्षेपित उपग्रह है, जाक्सा द्वारा प्रक्षेपित उपग्रह है, इसरो द्वारा प्रक्षेपित उपग्रह है और यह एक अंतरिक्ष मानव उपग्रह है। तो इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो यह जो है इसरो द्वारा प्रक्षेपित उपग्रह है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके व्याख्या को देखते हैं। तो ये जो है इसरो ने एक इमेज साझा किया था हम लोगों के साथ। तो इसमें बताया गया है कि इसरो जो है क्रिएट्स हिस्ट्री, यानी इसरो ने हिस्ट्री क्रिएट कर दिया है। क्या हिस्ट्री किया है? हिस्ट्री क्रिएट किया है। इंडिया बिकम्स द 4th नेशन to successfully dock 2 satellite in space, SDX-01 Chaser and SDX-02 Target. Only US, Russia and China have successfully done this in the past. यानी US यानी USA और रसिया और चाइना ही ऐसा कर चुके हैं, मतलब पहले के समय में। The SpaceX मिशन वाज लॉन्च ऑन दिसंबर 30, 2024। तो ये डेट इम्पॉर्टेंट हो जाता है हम लोगों के लिए कि 30 दिसंबर 2024 को SpaceX लॉन्च किया गया था। SpaceX मिशन इसरो की एक महत्वपूर्ण परियोजना है जिसे 2 छोटे उपग्रहों का उपयोग करके अंतरिक्ष यान के मिलन, डॉकिंग और अनडॉकिंग के लिए आवश्यक प्रौद्योगिकी विकसित करने और प्रदर्शित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो SpaceX को क्यों डिज़ाइन किया गया है? डॉकिंग और अनडॉकिंग के लिए। ठीक है। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने गुरुवार 16 जनवरी 2025 की सुबह SpaceX डॉकिंग प्रयोग को सफलतापूर्वक अंजाम दिया, जिससे भारत, अमेरिका, रूस और चीन के बाद यह ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करने वाला चौथा देश बन गया। तो इसके पहले अमेरिका, रूस और चीन ने ही ऐसा कारनामा किया था। आगे इसको देखें तो क्या बताया गया है इसमें कि ये 30 दिसंबर 2024 को PSLV C-60 द्वारा प्रक्षेपित किया गया 2 उपग्रह SDX-01 चेजर और SDX-02 टारगेट। तो चेजर और टारगेट क्या है? जैसे ये कोई टारगेट है और यहाँ से कोई दूसरा सैटेलाइट है, ये चेजर है। तो ये चेजर है और ये टारगेट है। तो ये जो है सैटेलाइट, ये जा कर के इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं हम लोग डॉकिंग। तो ये चेजर है, यानी चेज कर रहा है, पीछा कर रहा है। ठीक है। और ये टारगेट है, यहाँ तक हमें इसे पहुँचाना है। तो इसी को जब 2 उपग्रहों को अंतरिक्ष में जोड़ते हैं तो उसे हम डॉकिंग कहते हैं। डॉकिंग और अनडॉकिंग का क्या मतलब है वो हम लोग देखते हैं। डॉकिंग 2 अंतरिक्ष यानों को कक्षा में एक साथ लाने और उन्हें जोड़ने की प्रक्रिया है जो बड़े अंतरिक्ष यान या अंतरिक्ष स्टेशनों से जुड़े मिशनों के लिए आवश्यक होते हैं।
यह अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने, चालक दल और आपूर्ति भेजने तथा भविष्य के अंतरिक्ष स्टेशन व चंद्र मिशनों के लिए महत्वपूर्ण है। अनडॉकिंग का मतलब क्या होता है? अंतरिक्ष में रहते हुए इन दोनों को अलग करना। तो डॉकिंग अभी बताया ही कि किस प्रकार डॉकिंग होता है कि दो सैटेलाइट हैं, उन्हें आपस में कनेक्ट कर दें तो ये कहलाएगा डॉकिंग। और अनडॉकिंग क्या है? इन्हीं दोनों को जब हम अलग कर दें, दोनों एक साथ जुड़े हों, ठीक है, उपग्रह, और इन्हीं को जब अलग अलग कर दें तो ये अनडॉकिंग हो गया। तो ये इम्पॉर्टेंट क्यों हो जाता है? जैसे इंटरनेशनल जो स्पेस स्टेशन है वो समय समय पर उसका विस्तार हुआ और वहाँ पर जो है सैटेलाइट जोड़े गए, तो वो किसके माध्यम से जोड़े गए? ये डॉकिंग के माध्यम से ही जोड़े गए। तो ऐसा करने वाला भारत जो है चौथा देश बन गया है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए। और ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि भारत भी जो है अपना स्पेस स्टेशन जो है बनाने वाला है और उसका लक्ष्य क्या निर्धारित किया है? 2035। तो भारत ने साल 2035 तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। इसे भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के नाम से जाना जाता है। तो 2035 तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन भारत जो है बनाने का लक्ष्य रखा है। भारत सरकार और इसरो का लक्ष्य है कि 2040 तक चंद्रमा पर इंसान को भेजा जाए। तो ये 2040 तक चंद्रमा पर इंसान को भेजना भी है। तो डॉकिंग जब कर सकेंगे, अनडॉकिंग जब कर सकेंगे, तभी हम जो है अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित कर पाएंगे। और चंद्रमा पर जब हम इंसान को भेजेंगे, यानी किसी मानव को भेजेंगे, तो उसके लिए भी डॉकिंग और अनडॉकिंग की आवश्यकता पड़ती है। और यहाँ पर आप लोगों के लिए एक होमवर्क है। आप लोग बताइएगा कि इसरो की स्थापना कहाँ हुई? इसरो की स्थापना कब हुई? स्थापना कब हुआ और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, यानी मुख्यालय कहाँ पर है? ठीक है। और इसमें छोटा सा हिंट मैं दे सकता हूँ कि इसकी स्थापना उसी दिन को हुई जब हमारा स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। तो चलिए आप ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आपके लिए होमवर्क रहेगा। आगे हम प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित में से किसने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो किसने ली है? के विनोद चंद्रन, एस रविंद्रन भट्ट, सूर्यकांत, इंदु मल्होत्रा। तो इसमें जो है के विनोद चंद्रन जो है ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ लिए हैं और ये तीनों पहले से ही सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रह चुके हैं। ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की ओर। तो के विनोद चंद्रन जी है, ये जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज बने हैं। तो भारत के प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना ने गुरुवार को पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति चंद्रन के शपथ ग्रहण के साथ ही सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या 33 हो गई, जबकि स्वीकृत संख्या 34 है, जिसमें प्रधान न्यायाधीश भी शामिल हैं। यानी जो सुप्रीम कोर्ट है, एससी है, उनमें कुल जजों की संख्या जो होती है 34 होती है और इसमें सीजीआई यानी मुख्य न्यायाधीश भी शामिल होते हैं। तो अभी जो है वर्तमान में 33 जज ही हैं। 2011 को केरल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया था, किसे? के विनोद चंद्रन जी को। और उसके बाद 29 मार्च 2023 को पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भी नियुक्त किया गया था।
न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यताएं क्या होनी चाहिए? तो संविधान के अनुच्छेद 124(3) के अनुसार एक व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए, यदि वह भारत का नागरिक हो, ठीक है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कम से कम 5 साल या लगातार 2 ऐसी न्यायालयों में सेवा की हो। वैकल्पिक रूप से कम 10 वर्षों के लिए एक उच्च न्यायालय का अधिवक्ता या कुल मिलाकर 2 या 2 से अधिक विभिन्न न्यायालयों में अधिवक्ता रहा हो। राष्ट्रपति की राय में एक प्रतिष्ठित न्यायविद हो। तो क्या क्या योग्यता होनी चाहिए? वो भारत का नागरिक हो, कम से कम 5 साल या लगातार 2 ऐसी न्यायालयों में न्यायाधीश रह चुका हो। तो अभी जो है आप लोगों ने देखा केरल और पटना में वो न्यायाधीश थे के विनोद चंद्रन जी। तीसरा जो पात्रता है, अर्हता है, वो 10 वर्षों के लिए किसी एक उच्च न्यायालय में अधिवक्ता रहे हों, ठीक है। और राष्ट्रपति की नज़र में एक प्रतिष्ठित न्यायविद होने चाहिए। नियुक्ति कैसे होती है? तो नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 124 खंड 2 के अंतर्गत की जाती है। और अभी आप लोगों ने पीछे देखा कि उन्हें जो है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने जो है संजीव खन्ना जी ने शपथ दिलाई थी। तो संजीव खन्ना ने शपथ दिलाई और यहाँ बात कह रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड 2 के अंतर्गत नियुक्त किया जाता है। तो क्या है मामला, आइए समझते हैं। राष्ट्रपति सूचित नियुक्तियां करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के साथ परामर्श करता है, ठीक है। शपथ कौन दिलाता है? नियुक्त न्यायाधीश को राष्ट्रपति या इस कार्य के लिए नियुक्त व्यक्ति के सम्मत शपथ लेनी होती है। तो यही जो ये लाइन है ना, इस कार्य के लिए नियुक्त व्यक्ति के सम्मत शपथ लेनी होती है, इसी वजह से CGI जी ने उन्हें शपथ दिलाई है और उस पर हस्ताक्षर करने होते हैं। शपथ में भारत के संविधान, संप्रभुता, अखंडता को बनाए रखने तथा भय या पक्षपात के बिना कर्तव्यों का पालन करने की प्रतिबद्धता शामिल है। तो उनके शपथ में संप्रभुता, अखंडता और बिना भय और पक्षपात के कर्तव्यों का पालन करने की प्रतिबद्धता शामिल होती है। कार्यकाल और निष्कासन कैसे होता है? भारतीय संविधान में न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए कोई निर्धारित न्यूनतम समय सीमा नहीं है, यानी मिनिमम एज क्या होगी इसकी कोई जिक्र नहीं है, पर मैक्सिमम एज निर्धारित किया गया है जो कि 65 वर्ष की आयु है, ठीक है। लेकिन इसके पूर्व भी वो 65 वर्ष के पहले भी वो अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंप सकता है, ठीक है। वेतन और भत्ते जो होते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते एवं विशेषाधिकार, अवकाश और पेंशन संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, न कि राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति तो किया जाता है, बट उनके भत्ते, वेतन, विशेषाधिकार और अवकाश और पेंशन संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। न्यायाधीशों के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, पेंशन और भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। तो ये क्वेश्चन आज आ जाता है एग्जाम में कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की वेतन और पेंशन और भत्ते किस पर भारित होते हैं? तो भारत की संचित निधि पर। अब कोलेजियम प्रणाली क्या है, ये भी हमें जानना जरूरी हो जाता है, क्योंकि अभी वर्तमान में जो है
न्यायाधीशों की नियुक्ति कोलिजियम प्रणाली के तहत ही होती है। तो कोलिजियम प्रणाली के बारे में देख लेते हैं। न्यायिक नियुक्तियों के लिए कोलिजियम प्रणाली। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कोलिजियम प्रणाली के माध्यम से की जाती है। कोलेजियम, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। यानी 1 हो गए CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और प्लस जो वरिष्ठ 4 जज होते हैं वो होते हैं। तो 4 अन्य न्यायाधीश। ये मिलकर के कोलेजियम का निर्माण करते हैं। न्यायाधीशों की नियुक्ति, पदोन्नति, स्थानांतरण पर निर्णय लेते हैं कौन? कोलेजियम प्रणाली। ये 5 मिलकर के। भारतीय संविधान में कोलेजियम शब्द का उल्लेख नहीं है। तो क्वेश्चन में कभी आ जाए कि भारतीय संविधान में कोलेजियम शब्द को परिभाषित किया गया है, तो ऐसा नहीं है। भारतीय संविधान में कोलेजियम शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन न्यायिक घोषणाओं के माध्यम से स्थापित किया गया है। ठीक है। भारत के मुख्य न्यायाधीश के बारे में देख लेते हैं। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सर्वोच्च न्यायालय के अन्य जजों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगले CJI के संदर्भ में निवर्तमान CJI अपने उत्तराधिकारी के नाम की सिफारिश करते हैं, परंतु वर्ष 1970 के दशक के अतिलंघन विवाद के बाद से व्यवहारिक रूप से इसके लिए वरिष्ठता के आधार पर पालन किया जाता है। 1970 में कौन जज बने, CJI बने, इसे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये जो विवाद हुआ, अतिलंघन विवाद 1970 का, ये किन की नियुक्ति के बाद हुआ, तो उस समय का मामला क्या था, ये कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। आप लोगों का होमवर्क है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट 2024 के अनुसार वर्ष 2025 में भारतीय इंटरनेट यूजरों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो ये कितनी हो जाएगी? 90 करोड़ हो जाएगी। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। तकनीक को तेजी से अपनाने और 5G की ओर बढ़ते हुए देश में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं में लगातार इजाफा हो रहा है। डिजिटल सामग्री के लिए भारतीय भाषाओं के बढ़ते इस्तेमाल से भारत में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या इस वर्ष 90 करोड़ को पार कर जाएगी। जैसा कि आप लोग देखे होंगे कि अभी इंटरनेट यूज करने में बहुत सी भाषाएं यूज हो रही हैं, तो उसके वजह से इंटरनेट यूजरों की संख्या जो है बढ़ रही है भारत में। इंटरनेट एवं मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया IAMAI और विपणन डेटा अंतर्दृष्टि एवं कॉमर्स कंपनी कैंटर की इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट 2024। तो ये कौन सा रिपोर्ट है? इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में सक्रिय इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या 2024 में 88.6 करोड़ तक पहुंच गई है, जो सालाना आधार पर 8% की मजबूत वृद्धि है। रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल सामग्री के लिए भारतीय भाषाओं के बढ़ते इस्तेमाल से भारत में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या 2025 तक 90 करोड़ को पार कर जाएगी। ग्रामीण भारत में जो है 48.8 करोड़ उपयोगकर्ताओं के साथ इस वृद्धि में अग्रणी है। यानी जो वृद्धि हो रही है ज़्यादातर ग्रामीण भारत में हो रही है। अब कुल इंटरनेट आबादी में इसकी हिस्सेदारी 55% है। रिपोर्ट में इंटरनेट के इस्तेमाल को आकार देने में भारतीय भाषाओं की बढ़ती भूमिका पर जोर दिया गया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि करीब 98
फीसद इंटरनेट उपयोगकर्ताओं ने भारतीय भाषाओं में सामग्री का इस्तेमाल किया है। इनमें तमिल, तेलुगु और मलयालम अपनी व्यापक उपलब्धता के साथ साथ सबसे लोकप्रिय भाषाएं बनकर उभरे हैं, जिससे सभी मंच पर क्षेत्रीय भाषाओं में सामग्री की मांग बढ़ रही है। शहरी इंटरनेट उपयोगकर्ताओं में से आधे से अधिक, लगभग 57% क्षेत्रीय भाषाओं में सामग्री देखना पसंद करते हैं, जो विभिन्न मंचों पर स्थानीय भाषा की सामग्री की बढ़ती मांग को दर्शाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत को 85वां स्थान मिला है। शीर्ष रैंकिंग सिंगापुर 195 गंतव्य सबसे आगे है, उसके बाद जापान 193 का स्थान है। तो हाल ही में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत को 85वां स्थान मिला। शीर्ष रैंकिंग सिंगापुर 195 गंतव्य सबसे आगे है, उसके बाद जापान 193 का स्थान है। तो ये पूछ क्या रहा है, कौन से कथन सही नहीं है। सही नहीं का मतलब गलत होता है, गलत पूछ रहा है आपसे। तो ये दोनों कथन सही हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ना तो 1 ना ही 2। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके व्याख्या को देखते हैं। नवीनतम हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2025 में भारत की रैंक 2024 के 80वें स्थान से गिरकर 85वें स्थान पर आ गई है, जिससे इसके धारकों को 57 देशों में वीज़ा मुक्त पहुंच प्राप्त हो जाएगी। भारत की रैंकिंग में पिछले कुछ वर्षों में उतार चढ़ाव देखा गया है। वर्ष 2006 में इसकी उच्चतम रैंकिंग 71वीं थी और कोविड-19 प्रतिबंधों के कारण 2021 में यह निम्नतम रैंकिंग 90वीं थी। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 हेनले पासपोर्ट सूचकांक 199 वैश्विक पासपोर्टों 227 यात्रा स्थलों को कवर करता है। उन स्थलों की संख्या के आधार पर रैंक करता है जहां उनके धारक बिना वीज़ा के यात्रा कर सकते हैं, तथा डेटा अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ IATA से प्राप्त होता है। इसे वैश्विक नागरिकता और निवास सलाहकार फर्म हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा संकलित और प्रकाशित किया जाता है। तो किसके द्वारा संकलित और प्रकाशित किया जाता है, हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा संकलित और प्रकाशित किया जाता है। शीर्ष रैंकिंग किसकी है, तो शीर्ष रैंकिंग है सिंगापुर, और 195 जो ब्रैकेट में दिया है ये गंतव्य स्थान है, यानी 195 देशों में सिंगापुर वीज़ा मुक्त जो है आवागमन कर सकता है। उसके बाद जापान का है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स शीर्ष रैंकिंग में 193 देशों में वीज़ा मुक्त जा सकता है। कई यूरोपीय संघ के देश और दक्षिण कोरिया तीसरे स्थान पर बने हुए 192 गंतव्य देश पर है। गिरती रैंकिंग अमेरिका दूसरे से 9वें स्थान पर चला गया है और ब्रिटेन पहले से 5वें स्थान पर चला गया है। निचले देश कौन कौन से हैं, तो पाकिस्तान, यमन संयुक्त रूप से 103वें स्थान पर, उसके बाद इराक, सीरिया और अफगानिस्तान है। तो ये सभी देश जो है निचले स्थान वाले, आप देख रहे होंगे कि ये सभी और राजनीतिक अस्थिरता के दौर से गुजर रहे हैं। यूके स्थित ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कंपेयर द मार्केट के अनुसार 2024 का डेटा क्या कहता है, कंपेयर द मार्केट के अनुसार सबसे महंगे पासपोर्ट क्या है, किसका है, मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका का है। पासपोर्ट की बात हो रही है, मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। सबसे सस्ता पासपोर्ट किसका है, संयुक्त अरब अमीरात, भारत और हंगरी।
तो सबसे सस्ता किसका है? संयुक्त अरब अमीरात, उसके बाद भारत और हंगरी का। भारत का पासपोर्ट सर्वोत्तम प्रतिवर्ष लागत मूल्य प्रदान करने के लिए जाना जाता है, जो इसे अन्य देशों की तुलना में अत्यधिक किफायती बनाता है। अच्छा, जो हम लोग पासपोर्ट और वीज़ा दो शब्द सुने होंगे, तो एक शब्द सुने होंगे आप लोगों ने, सुना होगा आप लोगों ने पासपोर्ट, पासपोर्ट, और दूसरा शब्द सुना होगा वीज़ा। तो पासपोर्ट होता है जब किसी भी देश का नागरिक जो है किसी विदेशों में या दूसरे देश में, विदेश में यात्रा करना चाहता है, तो उसे अपने देश से क्या लेना पड़ता है? पासपोर्ट लेना है पड़ता है, एक आई कार्ड होता है, और उसके जरिए वो जो है विदेशों में भ्रमण कर सकता है या जा सकता है। और वहीं वीज़ा क्या होता है? जिस देश में हम जाना चाहते हैं, सपोज हम अमेरिका जाना चाहते हैं, तो हमें जो है अमेरिका से वीज़ा लेना पड़ेगा। एक प्रकार का अनुमति पत्र होता है, कुछ फीस जमा करनी पड़ती है और हमें वीज़ा मिल जाता है। तो ये गंतव्य कंट्री जो है जारी करती है, और पासपोर्ट जो है आप जिस देश के नागरिक हैं वो जारी करता है। तो दोनों में बेसिक अंतर है। अगले प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में विश्व हिंदी दिवस 2025 10 जनवरी को मनाया गया। वर्ष 1975 में प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने किया। तो ये दोनों कथन सही है। पूछ क्या रहा है? कौन सा कथन सही है? तो 1 और 2 दोनों सही है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हिंदी की उपस्थिति बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस, यह तिथि वर्ष 1949 के उस ऐतिहासिक पल को याद दिलाती है जब संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA में पहली बार हिंदी बोली गई थी। वर्ष 1975 में प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने किया था, जो हिंदी को वैश्विक मान्यता दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। 10 जनवरी 2006 को मनाया जाने वाला विश्व हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाए जाने वाले हिंदी दिवस से भिन्न है, क्योंकि हिंदी दिवस वर्ष 1949 में हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषाओं में से एक के रूप में अपनाए जाने का प्रतीक है। 600 मिलियन से अधिक भाषाओं के साथ हिंदी विश्व में तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। साथ ही भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। तो एक चीज़ यहाँ पर आप नोट कीजिएगा कि पहले नंबर पर विश्व में कौन सी भाषा बोली जाती है? पहले नंबर पे वो है मंदारिन, मंदारिन, ठीक है, जो चाइना में बोली जाती है। सेकेंड नंबर पे जो है कौन सी है? वो है अंग्रेजी, ठीक है, विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली दूसरी भाषा। और तीसरी भाषा कौन सी है? वो है हिंदी, हिंदी, ठीक है। और भारत में बोली जाने वाली सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? वो भी हिंदी ही है। यह दिवस वैश्विक संचार भाषा के रूप में हिंदी के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 2025 की थीम क्या है? विश्व हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव को वैश्विक आवाज़, जो हिंदी के माध्यम से भाषाई आदान प्रदान को बढ़ावा देने और सांस्कृतिक गौरव को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कुछ भाषा से संबंधित कुछ जिक्र किए गए हैं। तो आइए इसके बारे में देख लेते हैं। इस अनुसूची में भारत गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 से 351 तक शामिल अनुच्छेद आधिकारिक भाषाओं से संबंधित है। 8वीं अनुसूची से संबंधित संवैधानिक प्रावधान इस प्रकार है।
संविधान के अनुच्छेद 343 के अंतर्गत हिंदी को आधिकारिक उद्देश्यों के लिए अंग्रेजी के साथ भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। तो हिंदी और अंग्रेजी ये दोनों ही जो है आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है भारत की। अनुच्छेद 344 सब क्लॉज 1 संविधान के प्रारंभ से 5 वर्ष की समाप्ति पर राष्ट्रपति द्वारा एक आयोग के गठन का प्रावधान करता है। यानी हर 5 वर्ष पे संविधान लागू होने के प्रारंभ से, यानी जिस दिन से संविधान लागू हुआ उस दिन के बाद से 5 वर्ष की समाप्ति पर राष्ट्रपति द्वारा एक आयोग के गठन का प्रावधान करता है। 351 यह हिंदी भाषा को विकसित करने के लिए इसके प्रसार तथा प्रसार का प्रावधान करता है ताकि यह भारत की मिश्रित संस्कृति के सभी तत्वों के लिए अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में कार्य कर सके। तो 351 क्या है? अभिव्यक्ति का माध्यम जो है हिंदी हो, इसके लिए प्रचार और प्रसार का प्रावधान करता है। हालांकि यह ध्यान देने योग्य है कि किसी भी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए कोई निश्चित मानदंड निर्धारित नहीं किया गया है। भारत की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित 22 भाषाएं शामिल हैं। कौन कौन सी है? असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोंगरी। इन भाषाओं में से 14 भाषाओं को संविधान के प्रारंभ में ही शामिल कर लिया गया था। उसके बाद आता है वर्ष 1967 का 21वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित होता है और 8वीं अनुसूची में सिंधी को जोड़ लिया जाता है। 21वें संविधान संशोधन के बाद आता है 71वां संविधान संशोधन। इसमें प्लस कर दीजिए 50 का, ठीक है। तो 50 जब करेंगे तो 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 का आता है। इसके द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, तो कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को शामिल किया गया। वर्ष 2003 में 92वें यानी 92 संविधान संशोधन अधिनियम जो कि वर्ष 2004 से प्रभावी हुआ, इसके द्वारा बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। तो बचपन में आपने 5वीं 6वीं में बॉड मास पढ़ा होगा, बॉड मास, ठीक है। तो बी से हो गया बोडो, ओ को काट, बी ओ से हो गया बोडो, डी से हो गया डोंगरी, एम से हो गया मैथिली और यस से हो गया संथाली। तो ये भी जो है जुड़े कब? 52वें संविधान संशोधन 2003 में। वर्तमान में ऐसी 11 भाषाएं हैं जिन्हें भारत में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। अब देखिए शास्त्रीय भाषाएं कौन कौन सी है। 2004 में पहली शास्त्रीय भाषा तमिल को घोषित किया गया, 2005 में संस्कृत को, कन्नड़ को 2008 में, तेलुगु को 2008 में, मलयालम को 2013 में और उड़िया को 2016 में। 2024 में 6 भाषाएं नहीं 5 भाषाएं, यहाँ मिस प्रिंटिंग हो गया है, सॉरी मिस टाइपिंग हो गया है। तो 5 भाषाएं जोड़ी गई 2024 में। कौन कौन सी? मराठी, पाली, प्राकृत, मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली। ये सभी शास्त्रीय भाषाएं संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध हैं। क्या इन्हें शामिल करने के लिए कुछ दिशा निर्देश भी है? जी हाँ, इन्हें शामिल करने के लिए कुछ दिशा निर्देश भी हैं। संस्कृति मंत्रालय, कौन मंत्रालय? संस्कृति मंत्रालय शास्त्रीय भाषाओं के संबंध में दिशा निर्देश प्रदान करता है जो नीचे दिए गए हैं। इसके प्रारंभिक ग्रंथों का इतिहास 1500 से 2000 वर्ष से अधिक पुराना हो, यानी इसके जो प्रारंभिक ग्रंथ हो वो 1500 से 2000 साल पुराने हों, ठीक है। साहित्यिक ग्रंथों का एक हिस्सा हो जिसे बोलने वाले लोगों की पीढ़ियों द्वारा मूल्यवान विरासत माना जाए।
साहित्यिक परंपरा में मौलिकता हो, मौलिकता मतलब अपने मूल रूप में हो, वो किसी का छेपक न हो, किसी से उधार न लिया गया हो, ठीक है, जो किसी अन्य भाषिक समुदाय द्वारा न ली गई हो, यानी किसी अन्य भाषिक समुदाय द्वारा उसे अपनाया न गया हो, उसमें मौलिकता झलकती हो। शास्त्रीय भाषा और साहित्य आधुनिक भाषा और साहित्य से भिन्न है, इसलिए इनके बाद के रूपों में असमानता भी हो सकती है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में चिकित्सा पत्रिका नेचर एजिंग के ग्लोबल एजिंग इंडेक्स 2025 में भारत को 122वां स्थान मिला है। चिकित्सा पत्रिका ग्लोबल एजिंग इंडेक्स 2025 को जारी करने वाली संस्था नेचर एजिंग पत्रिका है। तो ये पूछ क्या रहा है, उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पर ग्लोबल एजिंग इंडेक्स 2025 में भारत को 122वां नहीं बल्कि 123वां स्थान मिला है, ठीक है, तो ये तो हमारा गलत हो गया। दूसरा देख लेते हैं। चिकित्सा पत्रिका ग्लोबल एजिंग इंडेक्स 2025 को जारी करने वाली संस्था नेचर एजिंग पत्रिका है, ये सही है। तो हमारा पूछ क्या रहा है, सही पूछ रहा है, तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। चिकित्सा पत्रिका नेचर एजिंग के ग्लोबल एजिंग इंडेक्स 2025 में भारत को 123वां स्थान मिला है। वहीं यह रैंकिंग तय करता है कि बूढ़े होते हुए समाज को संभालने के लिए कौन सा देश किस प्रकार से तैयार है। इस श्रेणी में सर्वप्रथम स्थान स्विट्जरलैंड का है, तो ये डाटा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। सर्वप्रथम स्थान क्या है, नहीं पहले स्थान पर कौन है, स्विट्जरलैंड है। इस रैंकिंग में कुल 143 देशों को शामिल किया गया है। कितने देश शामिल हुए, 143 देश। पहले पायदान पर कौन है, स्विट्जरलैंड। 123वां स्थान किसे मिला, भारत को। वहीं पाकिस्तान इस श्रेणी में 118वें स्थान पर है। एशिया में शीर्ष स्थान पर कौन है, सिंगापुर। तो एशिया में शीर्ष स्थान पर सिंगापुर। भारत की स्थिति 123। प्रथम स्थान पर स्विट्जरलैंड। कुल कितने देश शामिल किए गए, 143। पाकिस्तान जो हमारा पड़ोसी देश है वो कितना रैंक पर है, 118 रैंक पे। इसके साथ ही कुछ अन्य रिपोर्ट भी देख लेते हैं। इंटरनेट शटडाउन के मामले में भारत का स्थान क्या रहा है, प्रथम स्थान रहा है, ठीक है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान क्या रहा है, 105 रहा है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत का स्थान क्या रहा है, 93 रहा है। जनसंख्या को वर्गीकृत करने के लिए 3 व्यापक श्रेणियां भी बनाई जाती हैं। जैसे बच्चे, 15 वर्ष से कम आयु के जो बालक या बालिका होती हैं उन्हें हम बच्चों की श्रेणी में रखते हैं, और वे क्या होते हैं, आर्थिक रूप से निष्क्रिय होते हैं। कार्यशील आयु किसे बोलते हैं, 15 से 64 वर्ष। वे कार्यशील आयु की आबादी 15 से 64 वर्ष है। यह आयु समूह किसी राष्ट्र की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रगति के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। आयु 64 से अधिक वाले किस में आते हैं, आश्रित श्रेणी में आते हैं। वे शैक्षिक आधार पर काम कर सकते हैं लेकिन वो भर्ती के लिए उपलब्ध नहीं होते हैं। बच्चों और बुजुर्गों की निर्भरता अनुपात पर प्रभाव पड़ता है क्योंकि वे उत्पादक नहीं हैं, तो इन्हें बच्चों और बुजुर्गों को आश्रित श्रेणी समूह में रखा जाता है। ग्राहक अनुभव के लिए अगला प्रश्न देखिए। ग्राहक अनुभव के लिए एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल से लेवल 5 मान्यता प्राप्त करने वाला दुनिया का तीसरा एयरपोर्ट कौन सा है। तो लेवल 5 प्राप्त करने वाला दुनिया का तीसरा एयरपोर्ट कौन सा है, मुंबई है। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ग्राहक अनुभव के लिए एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल एसीआई के लेवल 5 मान्यता पाने वाला दुनिया का तीसरा एयरपोर्ट छत्रपति शिवाजी महाराज
इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। यह भारत का पहला एयरपोर्ट है जिसे यह मान्यता मिली है। इस मान्यता को पाने के लिए एयरपोर्ट पर यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाने के प्रयास किए गए हैं। इसमें हितधारकों की भागीदारी, कर्मचारियों का प्रशिक्षण और विकास शामिल है। छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने यात्रियों के लिए कई नए और बेहतर डिजिटल समाधान पेश किए हैं। इसमें एवियो ऐप और ई गेट्स डिजिटल गेटवे शामिल है। ई गेट्स या डिजिटल गेटवे को ABC भी बोलते हैं। ABC यानी ऑटोमेटेड बॉर्डर कंट्रोल, इसे हम ABC भी बोलते हैं। ये होता क्या है कि जब भी आप वहाँ पर जाओ एयरपोर्ट पे, तो पहले सिक्योरिटी चेक होता है, तो वहाँ पर आपको अपना डॉक्यूमेंट वगैरह दिखाना पड़ता है, आपको अपनी मैचिंग करानी पड़ती है, वीज़ा पासपोर्ट दिखाना पड़ता है। पर ई गेट के माध्यम से आप क्या करेंगे कि आप जाएंगे, उस गेट के सामने खड़े होंगे और आपके पुतलियों को, आइरिस को और फिंगरप्रिंट को वो स्कैन करेगा और वहीं पर जो है आपका पासपोर्ट और वीज़ा को मैचिंग कर देगा और गेट ओपन हो जाएगा। तो ये ई गेट्स प्रणाली शामिल की गई है। CSMIA को पिछले साल सितंबर में कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन एनर्जी मैनेजमेंट से भी सम्मानित किया गया था। देश का वित्तीय केंद्र मुंबई में होने के कारण CSMIA देश के सबसे अधिक व्यस्त हवाई अड्डों में से एक है। नवंबर 2024 में कुल 4.77 मिलियन यात्रियों की उपस्थिति दर्ज की गई, जिसमें से 8.4 मिलियन घरेलू और 1.87 मिलियन अंतर्राष्ट्रीय यात्री शामिल थे। ये एशियाई के एयरपोर्ट ग्राहक अनुभव मान्यता कार्यक्रम का सबसे ऊंचा लेवल है। हाल ही में महाकुंभ मेला बीमा किसने लॉन्च किया? तो फोन पे, ICICI, HDFC और ऑप्शन डी क्या है? A और B दोनों। तो ऑप्शन डी हमारा सही है, फोन पे और ICICI ने लॉन्च किया। फोन पे तथा ICICI लोम्बार्ड ने अपनी आपसी सहयोग से महाकुंभ मेले के भक्तों के लिए खास इंश्योरेंस स्कीम शुरू की है। ये दो तरीके का प्लान लेकर के आए हैं, सिल्वर और गोल्ड इंश्योरेंस प्लान। इस स्कीम के तहत बस, ट्रेन तथा फ्लाइट सभी माध्यमों से यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को कवरेज मिलेगा। बस और ट्रेन के माध्यम से कुंभ मेले में पहुंचने वालों के लिए सिल्वर प्लान और फ्लाइट से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए यानी भक्तों के लिए गोल्ड प्लान लाया गया है। इस इंश्योरेंस प्लान में कई खर्चों को कवर किया गया है, जैसे हॉस्पिटलाइजेशन कवरेज, एक्सीडेंट कवर, डॉक्टर कंसल्टेशन, लॉस ऑफ चेक इन बैगेज यानी बैग आपका खो गया है, मिस्ड कनेक्टिंग फ्लाइट, ट्रिप कैंसलेशन कवरेज आदि शामिल है। ICICI लोम्बार्ड के साथ मिलकर फोनपे द्वारा पेश किए गए महाकुंभ मेला सुरक्षा की कीमत 59 रुपये से 99 रुपये के बीच है। सिल्वर प्लान के लिए 59 रुपये कीमत अदा करने पड़ेंगे और गोल्ड प्लान के लिए आपको 99 रुपये कीमत अदा करने पड़ेंगे। इस प्लान के लिए 1 से 70 साल के आयु के लोग पात्र होंगे। पॉलिसी यात्रा शुरू होने की तारीख से पहले खरीदी जानी चाहिए। यात्रा की शुरुआत और समाप्ति की तारीखें 10 जनवरी से 28 फरवरी
2025 के बीच होनी चाहिए। ट्रेनिंग और कंपटीशन समेत प्रोफेशनल, सेमी प्रोफेशनल या एडवेंचर स्पोर्ट में शामिल होने पर क्लेम कवर नहीं किया जाएगा। एक बार प्लान खरीदने के बाद इसे रद्द नहीं किया जा सकेगा। ट्रिप कैंसिलेशन को छोड़कर प्लान के तहत कवरेज प्रयागराज जाने, वहां रहने या लौटने के दौरान लागू होता है। उत्तर प्रदेश के प्रयाग में आप लोगों को पता ही है कि महाकुंभ मेला 2025 का आयोजन हो रहा है, जो कि 13 जनवरी से लेकर के 25 फरवरी 2025 तक रहेगा। आज के सेशन का सबसे लास्ट क्वेश्चन, लेबनान का नया राष्ट्रपति किसे चुना गया है? तो लेबनान के नए राष्ट्रपति जो है जोसेफ ऑन को चुना गया है। तो आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। सबसे पहले हम लेबनान की अवस्थिति देख लेते हैं। ये रहा लेबनान, ठीक है, और ये रहा मेडिटेरियन सी, इसकी सीमा लगती है। यहाँ पर सीरिया है और यहाँ पर इजराइल है। तो इसे आप लोग देख सकते हैं, गूगल पे भी मैप खोलिएगा और वहाँ पर इत्मीनान से देखिएगा। लेबनान की राजधानी क्या है? बेरूत है, और इसकी मुद्रा क्या है? लेबनानी पाउंड है। तो राजधानी कोई पूछ ले तो इसकी राजधानी बेरूत है और मुद्रा क्या है? लेबनानी पाउंड है। लेबनान की संसद ने गुरुवार को सेना प्रमुख जोसेफ ऑन, यानी ये सेना प्रमुख थे, कौन? जोसेफ ऑन जी, देश का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। इसी के साथ लंबे समय से जारी राजनीतिक गतिरोध और राष्ट्रपति पद की रिक्तता का भी अंत हुआ। 2 दौर की वोटिंग के बाद ऑन को राष्ट्रपति चुना गया है। अमेरिका और सऊदी अरब द्वारा समर्थन जुटाने के बाद और 2 दौर की वोटिंग के बाद ऑन को राष्ट्रपति चुन लिया गया। राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने सेना प्रमुख पद से इस्तीफा दे दिया और नागरिक पोशाक में शपथ लेने के लिए संसद भवन पहुंचे। राष्ट्रपति द्वारा राज्य के अधिकार के तहत हथियारों पर एकाधिकार करने की एक दुर्लभ प्रतिज्ञा भी की, जिससे ईरान समर्थित आतंकवादी समूह हिजबुल्लाह को निशस्त्र करने के उनके इरादे का संकेत मिला, जिसका लेबनान में महत्वपूर्ण सैन्य प्रभाव है। वहीं लेबनान में अक्टूबर 2022 से ही राष्ट्रपति का पद खाली था। पिछले 2 साल में नए राष्ट्रपति के चुनाव के प्रयास 12 बार किए गए और जो कि विफल रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं आप सभी को ये सेशन जो है पसंद आया होगा और आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे सकते हैं कि आने वाले समय के लिए और किस तरीके से और भी कुछ बेहतर किया जा सके, ताकि आपकी तैयारी में हम एक कड़ी के रूप में भूमिका निभा सकें। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि आने वाले समय में जब भी वीडियो बनेगा तो आप तक नोटिफिकेशन आसानी से पहुँचे। इसके लिए आवश्यक है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने ग्रुप में भी दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि और भी लोगों का भला हो सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।